H1 भारत की अध्याय 7 शानलोंग भारत की हम कर दिए गए। ये सुनकर लिन श्याओवेई वही खड़ी रह गई। उसकी नजर झांग चिंग पर टिकी थी, जिसने ये खबर दी थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने फिर पूछा, तुम कह रहे हो कि ब्लैक ट्रायंगुलम के वे 3 लोग जो इस ऑपरेशन के जिम्मेदार थे, मर गए? झांग चिंग ने जवाब दिया, ये जानकारी मुझे मेरे मुखबिर से मिली है। लिन श्याओवेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ब्लैक ट्रायंगुलम भले ही दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशंस ना हो, लेकिन जो इतने लंबे समय तक तियानन के अंडरवर्ल्ड में सक्रिय रहे हों, वे कमजोर नहीं हो सकते। वे इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? और किसने उन्हें मारा? झांग चिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, किसने मारा ये पता नहीं, लेकिन ये आज रात ही हुआ होगा। आज रात? लिन श्याओवे चौंक गई। उसे तुरंत याद आया कि उसी रात लोंगक्वान रियल एस्टेट के जनरल मैनेजर शिया ली की भी हत्या हुई थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यूनमेन शहर की आबादी 2 मिलियन से भी कम थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई खतरनाक चीज घूम रही हो और अपनी मर्जी से लोगों को चुनकर मार रही हो। उसने पूछा, क्या हमें और सटीक जानकारी मिल सकती है? झांग चिंग ने कहा, मुश्किल है। इस स्तर की जानकारी सिर्फ अंडरवर्ल्ड के बड़े लोगों के पास होती है। मेरा मुखबिर उस स्तर का नहीं है। लेकिन वो थोड़ा रुका और बोला, अगर ब्लैक ट्रायंगुलम ने अपने लोग मरने के कारण अकाउंट बंद किया है, तो इसका मतलब है कि वे किसी ऐसी चीज से टकराए जिसे वे हरा नहीं सके। जो भी था, उसने उन्हें इतना डरा दिया कि उनके छिपे हुए सदस्य ने भी बदला लेने का विचार छोड़कर तुरंत सारे संबंध तोड़ दिए। किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो ब्लैक ट्रायंगुलम के उस गुप्त सदस्य को भी डरा दे। सू परिवार? लिन श्याओवे ने तुरंत इस संभावना को खारिज कर दिया। यह असंभव है। जब सू याओयू को यह खबर मिली थी, मैं उसके साथ थी। उसके रिएक्शन से नहीं लगता कि यह सू परिवार का काम था। झांग चिंग ने कहा, सू याओयू भले ही सू परिवार की बेटी है और एक बड़ी कंपनी संभालती है, लेकिन वो परिवार के अंदरूनी रहस्यों तक नहीं पहुंच सकती। अगर सू परिवार ने कुछ किया भी हो, तो उसे शायद पता नहीं होगा। वो आगे बोला, लेकिन सू याओगुआंग के बारे में सोचो। अगर सू परिवार अब सू शांगयांग को नहीं बचाना चाहता, तो याओगुआंग ही सू हुआइफेंग की वंश का एकमात्र पुरुष उत्तराधिकारी है। उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सू परिवार उसे किसी भी खतरे में नहीं पड़ने देगा। लिन श्याओवे चुप हो गई। ये मामला सू परिवार से जुड़ा था, इसलिए उसे सावधानी से काम लेना था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, मुझे ज्यादा शक इस बात पर है कि सू याओगुआंग का कोई ऐसा पक्ष है जिसे कोई नहीं जानता। उसे याद आया कि जब वह पहली बार उससे मिली थी, तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन वह समझ नहीं पाई थी कि क्या। उसने सिर झटक दिया और बोली, हम एक टीम भेजेंगे जो उसकी सुरक्षा के नाम पर उस पर नजर रखेगी। झांग चिंग ने कहा, लेकिन हमारे पास लोग कम है। एडवाइजर शिया ने लगभग सभी लोगों को अपने केस में लगा रखा है। लिन श्याओवे ने आह भरी। शिया ली का केस बहुत बड़ा था, क्योंकि वह एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए पुलिस पर बहुत दबाव था। अंत में उसने कहा, ठीक है, मैं खुद समय निकालकर याओगुआंग पर नजर रखूंगी। उम्मीद है कि मैं ज्यादा सोच रही हूं। अगली सुबह याओगुआंग अपने फोन में सेव किए गए 14 नामों को देख रहा था, जिनमें उनके पते और सेक्ट की जानकारी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने सबसे पास वाले व्यक्ति से शुरुआत करने का फैसला किया। तियानन में शानलोंग शहर यूनमेंग के सबसे करीब था, जो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर था। कार से वहां पहुंचने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगता था। याओगुआंग का लक्ष्य सीधा था, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना।
उसके पास पैसे भी थे, इसलिए उसने टैक्सी ली और सीधे शानलोंग के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह अपने फोन पर गान लोंग के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट ले आओ के वीडियो देखता रहा। शहर से बाहर निकलते ही ऊंची इमारतें कम होने लगी और फिर धीरे धीरे छोटे घर भी कम हो गए। अचानक कार रुक गई। ड्राइवर दो लड़कियों से बात कर रहा था जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी। थोड़ी बातचीत के बाद वे 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से टैक्सी में बैठ गई। दोनों लड़कियां पीछे बैठ गई। एक लड़की ने भारी परफ्यूम लगाया हुआ था और दिखने में स्टाइलिश थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी खूबसूरती नकली लग रही थी। उसने याओ गुआंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय हैंडसम। याओ गुआंग ने कहा, तुम लोग पीछे बैठो, मैं आगे बैठता हूं, और सीट बदल ली। दूसरी लड़की, जो लगभग 17-18 साल की थी, बिना मेकअप के थी, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही सुंदरता थी। याओ गुआंग ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, और आगे बैठ गया। कार फिर चल पड़ी। स्टाइलिश लड़की ने बात करने की कोशिश की, लेकिन याओ गुआंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में ही लगा रहा। कुछ देर बाद वे शानलोंग पहुंच गए। ये शहर युनमिंग से छोटा था और ज्यादा विकसित नहीं था। ये देश के दक्षिणी बॉर्डर पर था, इसलिए यहां ज्यादा विकास नहीं हुआ था। जल्द ही वे ले आओ के घर पहुंचे, जो अब एक बड़ा मैनर था और वहां कई शिष्य रहते थे। याओ गुआंग अंदर नहीं गया, बल्कि बाहर खड़े होकर अपनी परसेप्शन तकनीक का इस्तेमाल करने लगा। ये तकनीक उसे आसपास के असामान्य ऊर्जा संकेत महसूस करने में मदद करती थी, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। वो थोड़ा हैरान हुआ और फिर गेट की ओर बढ़ा। गार्ड ने उसे रोका और पूछा, क्या काम है? याओ गुआंग ने कहा, मेरा ले आओ से मिलने का अपॉइंटमेंट है। क्या वो अभी अंदर नहीं है? गार्ड थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने सम्मान से जवाब दिया और अंदर चलने को कहा। याओ गुआंग ने मना कर दिया और कहा कि वो बाद में आएगा। तभी एक युवक वहां आया और उसे पहचान लिया। उसने उत्साहित होकर कहा, यंग मास्टर सू, आप यहां? उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वो पहले यूनमेंग स्कूल में पढ़ता था और अब शानलोंग में रहता है। उसने कहा, अगर आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मास्टर ले सबसे सही व्यक्ति है। मैं जानता हूं वो अभी कहाँ है, आप मेरे साथ चल सकते हैं। याओ गुआंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, रास्ता दिखाओ।